हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप मेरे पुराने लेक्चर्स जो देख रहे हो और भर भर के मुझे प्यार दे रहे हो। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका होप सो आपको समझ में आ चुका है अभी तक, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स मतलब कि स्टैटिक जीके के एटलीस्ट 4 लेक्चर और हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, तो मतलब टोटल 6 लेक्चर्स हो जाएंगे मेरे, जो आपको समझाने के लिए बताने के लिए बहुत ज़्यादा हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ नई और शुरू की है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ मतलब इस टाइप के आपको एआई जनरेटेड कुछ पैम्पलेट टाइप के दूंगा, जैसे इन्फोग्राफिक टाइप के कहते हैं। इससे ही हम सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको पांडे एसएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। जाके बस आपको ये पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेनी है, क्वेश्चन पढ़ना है और साइड में दी हुई इंफॉर्मेशन पढ़नी है, बस आपका हो जाएगा। बट पहले ये लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप समझ सको। यहाँ हम बात करते हैं, जो भी लोग नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यहाँ हम ऑप्शनल एनिमेशन टेक्निक पे काम करते हैं। यहाँ पे हम आर्ट ऑफ स्किपिंग के काम करते हैं, मतलब कि हम ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं जो हमको बिल्कुल पता नहीं है, बट हमें उस क्वेश्चन को भी सही करने का हम तजुर्बा सीखते हैं। हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं, ऐसी टेक्निक सीखते हैं जिससे हम हर क्वेश्चन को एक अलग नज़रिए से देख पाएँ और उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ डेवलप होती है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो यहाँ पे जितने भी लोग मुझसे पहले से वीडियो देख रहे हैं, मतलब मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो वो समझ चुके हैं अभी तक मुझे कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर देन सारी थ्योरी बताने में। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, रूलर हाइमन and direction for conducting sacrifice are chiefly found in which Veda। ठीक है, तो भाई पूछ रहा है कि सेक्रीफाइस मतलब कंडक्टिंग सेक्रीफाइस कौन से वेदा में, कौन सी वेदा की बुक में दिया गया है ये बात। ठीक है, तो इसका सीरियसली सही आंसर तो बच्चे को पता है। इसका सही आंसर है यजुर्वेद। मतलब यजुर्वेद में ही प्रैक्टिस दी गई है, रिचुअल्स फॉलो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, गाइडेड रिचुअल्स दिए गए हैं, परफॉर्म सेक्रीफाइस के मतलब बलि देने के, ठीक है, तरीके दिए गए हैं इसमें। ठीक है, और यजुर्वेद है ना 2 पार्ट में डिवाइड है, शुक्ला और कृष्णा। ठीक है, शुक्ला और कृष्णा। ठीक है, इसमें ओनली हाइमन है और इसमें हाइमन प्लस सेरेमनीज़ है। ठीक है, इसमें हाइमन प्लस सेरेमनीज़ है। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब बस आपको इतना ही समझना है कि यजुर्वेद में बलि देने का तरीका बताया गया है, कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, शुक्ला और कृष्णा। ठीक है, शुक्ला में सिर्फ हाइमन के बारे में दिया गया है और कृष्णा में सिर्फ हाइमन प्लस कैसे कंडक्ट करते हैं वैसे चीज़ सेरेमनी दी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शाम वेद की। शाम वेद जो है सबसे मतलब इसका जो रूट है शाम वेद का म्यूज़िक से है। ठीक है, म्यूज़िक से इसका रूट है, म्यूज़िकल रूट है, मतलब इसका कह सकते हो क्लासिकल म्यूज़िक से रूट्स हैं आपके। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, मतलब ये बस रिलेटेड टू म्यूज़िक है। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद किससे, डेली लाइफ ऑफ पीपल, डेली लाइफ ऑफ पीपल से रिलेट करता है, दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या और प्लस मेडिसिन। अगर तबीयत ख़राब होती है तो ये सब चीज़ें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मानसिक, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं आपके अथर्ववेद में। ऋग्वेद सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, ओल्डेस्ट है। साथ ही इसमें 10 to 8 हाइमन दी गई हैं। ठीक है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड है, मतलब कि 10 मंडल्स में डिवाइड है और 10 मंडल्स मतलब 10 बुक्स है। ठीक है, इसकी ध्यान रखना। अब हम बात करें तो थोड़ा बहुत इसके बारे में, देखो वहाँ यही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है। ठीक है, कि संहिता है, ब्राह्मण है और उपनिषद हैं। ठीक है, यजुर्वेद में ये सब चीज़ें हैं, शुक्ला और कृष्णा। ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हैं, यही सब चीज़ें इसमें आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो बस स्टे फोकस रहो और क्वेश्चन लगाने का तरीका समझो कि कैसे करना है। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन वॉट वे डिड द राजा राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूटेड टू अबॉलिश सती। ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय ने कैसे सती को अबॉलिश करने में अपना वो सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने क्या क्या किया चीज़ें, तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। बाय लीडिंग आर्म्ड रिवॉल्ट, भाई आर्म्ड रिवॉल्ट उन्होंने नहीं किया था। बाय कंपेनिंग थ्रू न्यूज़पेपर एंड पब्लिक डिबेट, हाँ ये हो सकता है, हम पॉइंट लगा देते हैं। बाय इशूइंग ऑफिशियल ऑर्डर अगेंस्ट
ट्रेडिशनल लीडर्स, भाई नहीं, ऑफिशियल ऑर्डर्स कहाँ से रिलेट कर पाएंगे, मतलब वो कर पाएंगे, ठीक है। बाय फॉर्मिंग पार्टनरशिप विद ब्रिटिश, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं किया था उन्होंने। ये सही, सबसे सही आंसर लग रहा है इसका, बाय कैंपेनिंग थ्रू न्यूज़पेपर एंड पब्लिक डिबेट्स, ठीक है। अब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की अगर बात कर लेते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, हालांकि याद तो आपको सारे करने हैं, बट हाँ जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं उन सब के बारे में बताता जाऊँगा। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मो समाज का देखना है। ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर है वो राजा राम मोहन रॉय है। 1828 में हुआ था फाउंड, कैलकाटा बंगाल में। इसका जो की ऑब्जेक्टिव था वो एवोल्यूशन ऑफ सती था, ठीक है, मोनोथिज्म, वुमेन एजुकेशन और रेशनल थिंकिंग को इम्प्रूव करना था, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने किया था फाउंड, ठीक है, 1875 में बॉम्बे में किया था और फिर लाहौर शिफ्ट कर गए थे ये, ठीक है। इसमें गो बैक टू वेदास के बारे में कहा था, अपोज आइडियोलॉजी एंड रिचुअलिज्म, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट चलाया था इन्हें, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इन्हें डीएवी स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और अब आते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, और फिर बाद में जस्टिस रनाडे ने इनको ज्वाइन भी किया था। ये 1867 में हुआ था, इसका बॉम्बे में है। देखो बहुत सारे जो है ना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है वो बॉम्बे और कलकत्ता में ही फाउंड किए गए हैं, तो इस बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी क्या एम था, सोशल रिफॉर्म, इंटरकास्ट मैरिज, रेजिंग एज ऑफ मैरिज, विडो रीमैरिज, फोकस ऑन मोनोथिज्म एंड प्रेयर्स, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था, ठीक है। ये कब फाउंड हुई थी, 1897 में फाउंड हुई थी, बेलूर मठ बंगाल में हुई थी, ठीक है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज सर्विस टू गॉड, वेदांता फिलोसफी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, मतलब कि मानवता को सहयोग करने के लिए ने बहुत सारी चीज़ें खोली थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, इसमें मैडम HP ने, ठीक है, और कर्नल HS ऑलकॉट ने स्टार्ट किया था इसे, ठीक है। और लेटर लेड बाय एनी बेसेंट, जो आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। 1875 में हुआ था इसको, मतलब फाउंडिंग ईयर था इसका, ठीक है। और इसका मतलब था यूनिवर्सल ब्रदरहुड, स्टडी ऑफ एंशिएंट रिलीजियस एंड फिलोसफीज, ठीक है, ये सब इसका गोल था, मेन ऑब्जेक्टिव था। सतनामी मूवमेंट घासीदास ने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी, ठीक है, 1925 में तमिलनाडु में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको PDF मिल जाएगी पांडे SSC चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो और एक बार बस पढ़ लो। देखो मैं सारी चीज़ें करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अब बहुत लोग कहेंगे भैया इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है, ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं सारी चीज़ बताऊँगा यार, क्योंकि अभी हमको ये समझना है क्या हमको नहीं पढ़ना है और क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस करना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आप समझोगे चीज़ों को कि आपके क्वेश्चंस अपने आप कहीं ना कहीं बनने लगेंगे और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो इसके लिए बस आप एक डीप ब्रीथ लेके फोकस करो, ट्रस्ट करो और सब कुछ चीज़ें आपके हाथ में होंगी। इस बार CGL 2026 में आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन आराम से परफॉर्म कर ले जाओगे अगर आपने इस एक क्या बोलते हैं मेरी पूरी अगर सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो, ठीक है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु वॉज द तारवाहा, ठीक है, ये पूछ रहा है कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के तारवाहा कौन था, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में कुछ, ठीक है। तो हम ऑप्शंस पहले पढ़ेंगे। चीफ आर्टिशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पल एंड स्कल्पचरल गाइड, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। ऑफिस मैनेजिंग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लीडर ऑफ मर्चेंट गिल्ड रिप्रेजेंटिंग ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, ठीक है, इस पर हम एक बार डॉट लगा लेते हैं, कुछ हमको हद तक ये लग रहा है हमको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन नहीं होगा, ये बात तय है। अब हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे, ठीक है, गुप्ता एरा, जिन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी और लिच्छवी की जो रानी थी, ठीक है, इनसे इन्होंने विवाह किया था। फिर आए थे समुद्रगुप्त आए थे जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है, ठीक है। प्रयाग प्रसति हरिसेना जो इनके लिए लिखी गई थी, ठीक है, गाई गई थी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।
इलाहाबाद पिलर में भी इनका नाम आता है, ठीक है। और अश्वमेध सेक्रीफाइस भी किया था इन्होंने, और इन्होंने एक कॉइन रिलीज़ किया था जिसमें वो वीणा बजा रहे थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बस एक बार आप इनको सुन लो। अगर आप सुन लोगे ना तो सुनने मात्र से ही आपको एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो पाएंगी और आप आराम से चीज़ें कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। विक्रमादित्य कहा गया था इनको, ठीक है। इन्होंने सकास को डिफीट किया था, नवरत्न बैठा लिए थे, ठीक है। नवरत्न में से कौन? कालिदास थे, ठीक है। वारामिहिर थे, ध्यान रखना। इन्हीं के टाइम पे चाइनीज ट्रेवलर आए थे, फाहीन, ठीक है, विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कुमार गुप्त फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा मेरी टंग स्लिप करती है तो आप इसको समझ जाना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका मजाक उड़ाओ, कमेंट बॉक्स में लिख दो। हालांकि मजाक उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए, आपके साथ कोई दो राय नहीं हो सकती। जितना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें ज़रूरी है उतनी मैं करवा के ही जाऊँगा, तो ट्रस्ट मी। कुमार गुप्त के बारे में बात कर लेते हैं तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नालंदा फाउंड की थी, ठीक है। और स्कंद गुप्त के बारे में बात कर लेते हैं तो इन्होंने हूना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन में इनका नाम है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बारे में बात कर ले। कुमार अमात्या चीफ मिनिस्टर्स होते थे इनके यहाँ, ठीक है। संदविग्रहिका मिनिस्टर ऑफ पीस होते थे ये, ठीक है। ऐसे ही आपके दूताकाश होते थे, ठीक है, मैसेंजर्स होते थे। हाँ, उपारिका प्रोविंशियल गवर्नर होते थे, ठीक है। वेश्यापति डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे, ग्रामिका विलेज हेडमैन होते थे, और महाश्मपति कमांडर ऑफ कैवलरी, मतलब कि घुड़सवारी के कप्तान हुआ करते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ मर्चेंट गिल्ड रिप्रेजेंटिंग ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन हाँ, आप ये क्वेश्चन नया है तो ऐसे करके आप चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो आप एग्ज़ाम में स्किप कर देना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है, जो शायद किसी बुक में भी ना मिले आपको। तो होप सो आप इस चीज़ को समझो। क्वेश्चन हर एक को अटेम्प्ट करने से बेटर है आप स्किपिंग पे ध्यान दो और स्किप करके आगे निकल जाओ, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर इन करेक्ट, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रीजन, ठीक है। बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट, मतलब कि पहले से शुरू करते हुए बाद की तरफ जाना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, रज़िया सुल्तान पहले आई थी या गयासुद्दीन बलबन आए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे या इल्तुतमिश आए थे, ठीक है। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर रहे थे तो ये आए थे 1206 से 1210 के बीच में। इनका ओरिजिन एंड इस्टेब्लिशमेंट था, ये गौरिद मतलब मोहम्मद गौरी के जनरल थे, ठीक है, जो गौरिद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत फर्स्ट रूलर थे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड आर्ट, ठीक है, कुतुब मीनार ने बनवाया था, कुतुब उल इस्लाम मॉस्क बनवाया था, लाख बख्श, ठीक है, ये भी किया था इन्होंने। मिलिट्री कैंपेन, मतलब इन्होंने क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न पार्ट को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था और कब्ज़ा किया था। लेगेसी, ठीक है, इन्होंने अपनी दिखाई थी, मतलब लेगेसी बनवाई थी अपनी, ठीक है। हालांकि बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, ठीक है। इनके वॉर कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे कि इनके कौन कौन से वॉर थे, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, टंका और जितलकोन इन्होंने स्टार्ट किया था, इक्ता सिस्टम किया था, चहलगामी में इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन विद खलीफा इनका ही था, इनके कैलिफ के साथ रिलेशन थे अच्छे। कुतुब मीनार ने बनवाया था, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रज़िया सुल्तान की बात कर लेते हैं तो एकमात्र लेडी थी ये जो कि राजा रानी थी, मतलब, ठीक है। फेस अपोजिशन फ्रॉम तुर्किश नोबल्स, ठीक है, चहलगामी प्रोविंशियल गवर्नर एंड, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब इनके साथ हाँ अपोज बहुत हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है ये एकमात्र सही मतलब कह सकते हो कि दावेदार थी, हकदार थी गद्दी की, लेकिन इनको छल से इनके भाइयों ने ही मरवाने की कोशिश की थी और फिर इन्होंने युद्ध करके अपना गद्दी हासिल की। हालांकि बहुत कम समय के लिए बैठ पाई, लेकिन हाँ, ये पहली महिला थी मुग़ल सल्तनत की जिन्होंने गद्दी पे बैठी थी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात कर लेते हैं तो ये आए थे 1266 से 1287, ठीक है। अब ये सारी चीज़ आपने देख ली, अब हम अरेंज कर लेते हैं कि पहले कौन था भाई। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन बैठता है 3412, ठीक है। पहले आए थे 3, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 में। फिर आए थे आपके 4 नंबर पे इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश आए थे 1211 में, सॉरी।
फिर आए थे आपकी रज़िया सुल्तान आई थी, ठीक है, और फिर आए थे गयासुद्दीन बलबन आए थे, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। हालांकि पीडीएफ आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पांडे एसएससी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। द व्हील क्रेव्ड ऑन वॉल ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया था? किंग नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर है टाइम डिवीज़न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। हालांकि मैं पीडीएफ में डलवा दूंगा, जल्दी से जल्दी डलवा दूंगा, तो आप जाके पढ़ सकते हो। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बस आपको पता होना चाहिए कोणार्क कहाँ पे है और इसका क्या मतलब था, ठीक है। बाकी मैंने अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं तो मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है हर एक टेम्पल के बारे में कि भैया ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, दाएँ क्या होता है, बाएँ क्या होता है, तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएटेड अंडर पिट्स, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखना, पिट्स इंडिया एक्ट हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पहले जान लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट है क्या। भाई ये पास हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, टू कंट्रोल, मतलब अब पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था भाई? कंट्रोल, क्योंकि सिविल और मिलिट्री के ऊपर इनको, सिविल और मिलिट्री के ऊपर इनको कंट्रोल चाहिए था पूरा, ठीक है। सुपरविजन हो सके पॉलिटिकल अफेयर्स में, ये मतलब अपनी नाक घुसा सके, ठीक है। और डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे, ठीक है। रेसिडुअल पावर आ गई थी गवर्नर के पास, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ ध्यान रखना। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, चार्टर एक्ट आया था 1793 में, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनेजिंग मिलिट्री ऑपरेशन इन इंडिया एक्सक्लूसिवली, नहीं। डायरेक्शन ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री, हाँ भाई। एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया, हाँ भाई सही बात है, अभी हमने पढ़ा। बस कंट्रोल लेना चाहते थे सिविल और मिलिट्री लेवल पे, हाँ भाई ये सही बात है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। कि सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। गवर्नर जनरल पावर आया था, तो आपको बताया हुआ मैंने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था, अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो आपको याद होगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर ऑफ बंगाल इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये कर दिया गया था, ठीक है। पावर को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, और ब्रिटिश का अब हर एक फैसला EIC के लिए होगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होगा। ये सब चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट में ही आई थी, तो ऐसे करके आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मुगल एम्परर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ दाग? कॉन्सेप्ट ऑफ दाग, अब बात कर लेते हैं। दाग तो बच्चे जो पता है, दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था हमारे अकबर जी ने, ठीक है। दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ताकि, और मतलब इन्होंने इसलिए किया था इंट्रोड्यूस, ताकि मतलब लोग कह सकते हो कि गिनती कर सके कि कितने हॉर्सेज हैं इनके पास, ठीक है। और इनका इंस्पेक्शन हुआ करता था। ऑब्जेक्टिव्स थे इनके कि भाई आप करप्शन को प्रिवेंट कर सको, इंश्योर ट्रुप क्वालिटीज़, आपके ट्रुप कैसे हैं, आर्मी की स्ट्रेंथ कैसी है, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इन्होंने बहुत सारे सिस्टम लेके आए थे। मंसदारी सिस्टम भी था, जिसमें रैंक्स में डिवाइड करते थे ये, और रैंक्स के हिसाब से पेमेंट डिवाइड करते थे ये, ठीक है। कौन? अकबर, ठीक है। अकबर की बुक है आईने अकबरी और अकबरनामा, ठीक है, ध्यान रखना। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, ठीक है, क्या थी भाई, ये भी पढ़ लेना, बहुत ही आराम से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप इस पूरी पिक्चर को देखोगे तो, ठीक है। क्या क्या बनवाया था? इबादत खाना बनवाया था, दीन इलाही बनवाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनसबदारी, दाग सिस्टम, आईने अकबरी, अकबरनामा, ठीक है, इबादत खाना, ठीक है, सूले कुल, जब्त सिस्टम, ठीक है, नवरत्ना, ठीक है, दीन इलाही, अकबरनामा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें, बस इतनी ही चीज़ें पता कर लो इस अकबर के बारे में, बाकी सब आपका आराम से हो जाएगा। आपको ये चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अभी के अभी जाके PDF वहाँ से डाउनलोड कर लो, आराम से आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। विच स्पेसिफिक डिफेंसिव फीचर वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू गेट ऑफ गोलकोंडा फोर्ट टू सेफगार्ड इट फ्रॉम असॉल्ट यूजिंग वॉर ऑफ एलिफेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, ठीक है। ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम था जिसको लगाया गया गेट पे गोलकोंडा के, ताकि वो क्या बोलते हैं, बचा सके
हाथी का सॉल्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको, ऐसा क्या लगाया होगा उनने। तो इलेक्ट्रिक स्पाइक, भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सब शायद डेवलप ही नहीं हुई थी, तो ये तो होगा ही नहीं। डीप मोट विद वाटर चैनल, नहीं भाई गोलकुंडा में ऑलरेडी हाइट है, तो भाई डीप चैनल कहाँ से आएगा वाटर, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्टोन कैनन टावर, हाँ ये तो होता है, लेकिन गेट पे इसका क्या हिसाब बनेगा कि भाई गेट पे लगाया है। हाँ गेट ऐसा होगा, ठीक है, और गेट्स पे लगाए होंगे ना स्पाइक्स, ऐसे करके स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स, ठीक है, ये स्पाइक्स लगाए होंगे ऐसे स्पाइक्स, ताकि हाथी घोड़ा या कोई भी बड़ा जानवर सीधे अटैक नहीं कर पाए इस गेट्स पे, ठीक है। और ये बहुत पहने होते हैं, ऐसे करके ऐसे पहने होते हैं, ताकि हाथी वाथी अगर कोशिश भी करे तो हाथी घायल हो जाए और उनका फोर्ट बच जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से एक बार पढ़ के ही सॉल्व करना होगा, अदरवाइज इसका कोई भी आप कहीं भी जाके कहीं भी कोई सी बुक में ढूंढ लो, आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर है, बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सको, ठीक है। चलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाइड द करेक्टली मैच गुप्ता पीरियड फिजिकल टर्म विथ इट्स करस्पॉन्डिंग मीनिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसा है जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, बट फिर भी, ठीक है, मैं आपको सलाह कह दूंगा, इसको आप स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि बहुत अगर आपने कितना ही पढ़ा हो बट सच में आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बट इसका आंसर है ये वाला फोर्स लेवर वाला, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना, एक बार गूगल कर लेना, बट फिर भी आपको सच में मैं बोलूँगा आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो, स्किप करना ज़रूरी है। मैं चाहता तो इसके बारे में आपको पूरा एकदम चार्ट लगा के ढंग से समझा देता, लेकिन सीरियसली आप इसका रिवीजन कभी नहीं कर पाओगे, तो बेटर है ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना, ठीक है। और ये आपकी बेहतर ढंग से अच्छी मार्किंग बढ़ाएगा, स्किप करके आप गलत से बचोगे, अपना 1/4 अंक खोने से बचोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिवल इंडिया रूलर स्टेटमेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल फ्रॉम 1206 टू 1210, ठीक है। अभी हमने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी थी, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। स्टेटमेंट 2 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था 1296 से 1316 तक। थर्ड कह रहा है पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया था 1175 से 1192 तक। मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया था 1324 से 1351, ठीक है। अब इसमें सही क्या क्या हो सकता है, सॉरी सुबह के 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे साथ हो जाएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि यार आपके लिए अगर मेरे को एक बच्चा भी देख रहा है ना, तो मैं उसका लॉस नहीं कर सकता यार, है ना। मैं चाहता हूँ मुझसे वो चीज़ें सीखे और क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा अच्छे समझ पाएगा अगर आप उसने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली तो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको ढंग से समझा देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक का रीजन था 1206 से 1210। पृथ्वीराज चौहान का रीजन था 1177 से 1192 तक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से 1316 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का था 1325 से 1351, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख लेना, हालांकि ये सारे सही ऑप्शंस हैं, तो आप इसका आंसर लगा दो 1 2 3 4। अब इसमें तो आप बहुत लोग कहेंगे भैया इसमें तो 1324 दिया है, बट आपने 1325 लिखवाया है। अरे आप ऑप्शन ढूंढ लो, आपके ऑलरेडी 3 सही हो रहे हैं, 1 2 3, आप ढूंढ लो तीन ऑप्शन कहाँ पे है। इसमें है 3 ऑप्शन, इसमें है 3 ऑप्शन, नहीं है ना इसमें, तो चौथा भी सही होगा भाई, ठीक है। और कुछ बुक्स में 1 आध 2 साल ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है और ना बहस करने वाली बात है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। द डबल स्टोरीड गेट ऑफ पुराना किला वर मेनली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच मटेरियल। अब ऐसे क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, अगर आपको पता होगा पुराना किला तो कैसा है, सिर्फ और सिर्फ लाल कलर का है, ठीक है, लाल कलर का किला है पूरा। अब लाल कलर का किला भाई मार्बल से तो नहीं हो सकता, रूबल से नहीं हो सकता, रूबल मतलब जो बहुत चमकीले चमकीले पत्थर होते हैं उससे तो नहीं हो सकता, वाइट सैंडस्टोन से तो हो ही नहीं सकता, सॉरी बचा क्या, रेड सैंडस्टोन, ठीक है। तो यही आंसर होगा। देखा आपने तरीका सॉल्व करने का कि
पुराना किला लाल कलर का है, ठीक है, तो मार्बल तो लगी नहीं होगी क्योंकि सारी मार्बल तो ताजमहल में लग गई है। वाइट सैंडस्टोन तो होगा नहीं, और रूबल्स का कोई बनाता नहीं है, मतलब चमकीले पत्थरों का थोड़ी बना है। तो ऐसे आप इजीली मार्क कर सकते हो रेड सैंडस्टोन और आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट विच लिमिटेशन वॉज इम्पोज्ड ऑन गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। अभी हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, पीछे देख सकते हो आप ये, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जाओ। क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। दे वर नॉट परमिटेड टू इनेक्ट सिविल लॉज विदाउट द क्वीन सैंक्शन। दे कुड नॉट इशू एनी ऑर्डर विदाउट द सपोर्ट ऑफ majority. They were restricted from declaring war or signing treaties without prior approval. They were required to step down after serving 5 years. अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट विच लिमिटेशन वॉज इम्पोज ऑन गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर, वो इनमें से क्या चीज़ें कहता है। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह सकती है दे वर नॉट परमिटेड टू इनेक्ट सिविल लॉज विदाउट एनी क्वीन सेक्शन? नहीं कह सकती भाई, ठीक है। दे कुड नॉट इशू एनी ऑर्डर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द majority, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। दे वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग वॉर और साइनिंग, हाँ उनको रिस्ट्रिक्ट तो किया था किस चीज़ से कि भाई आप कोई ट्रीटी साइन नहीं करोगे बिना कोई प्रायर नोटिस के हमको, या प्रायर हमारे अप्रूवल के, ना किसी वॉर में आप इंडल्ज होगे इंडियंस के साथ, और ना आप कोई तरह का कब्जा करोगे। ये पिट्स इंडिया एक्ट में था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हालांकि अगर आपने किया है आंसर तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से मतलब आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। ये ऐसी टैबलेट है जो आपको लेनी ही पड़ेगी। अब इससे चाहे किडनी खराब हो चाहे लीवर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपकी अभी का तापमान, अभी का सिस्टम, आपका अभी का सब कुछ सुधार सकती है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू लॉट। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक दूसरे शानदार लेक्चर्स के साथ जो आपका हौसला बढ़ाएगा।